डिबेंचर्स होते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, ठीक है। जो भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरल पब्लिक से डेप्ट लेती है दैट इज एक्नॉलेज्ड बाय अ डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड डिबेंचर, ठीक है। तो इट इज़ अ नॉन करेंट लायबिलिटी। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है, डॉक्यूमेंट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, बट ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, रिडेम्पशन का मतलब हो गया रीपेमेंट। तो जब भी जिस ईयर में उनको रिडीम करना है, रीपेमेंट करनी है, इन दैट ईयर दे आर शोन अंडर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में आएंगे एज करंट मैच्योरिटीज, ठीक है। तो ये हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज पेएबल। डिबेंचर्स जो है वो कैरी करते हैं जो हमारा प्रीफिक्स रेट इज द प्रीफिक्स अगेंस्ट डिबेंचर, जैसे कि X% डिबेंचर्स हो गया, यानी कि 12% डिबेंचर्स का मतलब है कि ये उस पर इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड दिस इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इवन इन केस ऑफ लॉस इट हैज़ टू बी पेड, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, ठीक है। अब डिबेंचर्स बहुत कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब अगेंस्ट विथ सम सिक्योरिटी इज केप्ट विथ, अनसिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट नो सिक्योरिटी इज केप्ट विथ। बट एज पर न्यू कंपनीज एक्ट अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड बाय एनी कंपनी, देयर इज ऑलवेज सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आगे आते हैं कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स। अनकन्वर्टेबल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड। रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब विच कैन बी रिडीम्ड, विच आर रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड। इररिडीमेबल विच आर रिडीम्ड ओनली एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ, जो भी हमारी लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। इन द सेम वे इररिन्यूएबल डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड बाय एनी कंपनी नाउ, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं बियरेबल एंड रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स कंपनी के पास रजिस्टर्ड हैं। अगर आपने उन डिबेंचर्स को सेल करना है तो सेल करने में आपको कंपनी को लूप में लेना पड़ेगा, ठीक है। बियरर सिंपली आप मेयर ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जैसे सेल करते हैं वैसे कर सकते हो, कंपनी का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स है। आपको बुक में देना, बुक ये आप लोग सब अपने नोटबुक में बनाएंगे ज़रूर। ये आपको बुक में ये चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट एक के डिबेंचर और शेयर्स का डिफरेंस, कि डिबेंचर्स हमारे कौन होते हैं, लेंडर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हमारे ओनर होते हैं। डिबेंचर्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिबेंचर्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शेयर्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। शेयर्स पे अगर प्रॉफिट्स होंगे तो ही उनको डिविडेंड मिलेगा, बट डिबेंचर्स पे कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट, ठीक है। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू डिबेंचर्स। हमें डिबेंचर्स इशू करने के लिए सम प्रॉपर्टी शुड बी मॉर्गेज्ड, वेयर एज शेयर्स को इशू करने के लिए कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करनी। और ट्रस्ट डीड इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन वी इशू डिबेंचर्स।
And this trust deed we always mention all the terms and conditions regarding debentures. ठीक है, a trust deed is prepared at the time of issue of debentures and in that trust deed all the terms and conditions regarding issue of debentures are mentioned. ठीक है, इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली देंगे, क्वार्टरली देंगे, एनुअली देंगे, क्यूमुलेटिव देंगे, नॉन क्यूमुलेटिव देंगे. ठीक है, फिर डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या हमने उसके अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी रखी है. तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस है. बुक में इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं, आपको एक बार लिखने हैं जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें रह जाएं. ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में पूरा 6 नंबर को उठा के डिबेंचर इंटरेस्ट डिफरेंस पूछ लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला. बहुत 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 ही हद हो गई तो 3 नंबर में पूछ लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेयर. ठीक है, तो MCQ में पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफरेंस, ये इस तरह से पूछ सकते हैं. बहुत ज़्यादा थ्योरी देनी होगी तो कभी 3 नंबर में पूछ सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. बट ये भी तो हो सकता है ना कि 3 नंबर में वो हमें बेसिस दे दें कि ऑन दी फॉलोइंग बेसिस, इसलिए हमें सारे करने ज़रूरी हैं. ठीक है, तो ये टेबल और ये दोनों हमारा फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लेना. ठीक है, अब हम जब डिबेंचर्स इशू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट कैश. अगेंस्ट कैश में दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम एज शेयर्स, बिल्कुल शेयर्स वाला हाल है. वही अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सब कुछ सेम है. बस शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर लिख देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. तो इसीलिए कैश वाला क्वेश्चन आने के चांसेस जो शेयर्स के सिमिलर है बहुत ही रेयर होता है. क्यों रेयर है? बिकॉज शेयर्स में तो कुछ और है ही नहीं ना पूछने के लिए, वही है. डिबेंचर्स में और भी चीज़ें हैं, तो डिबेंचर्स में वो जनरली नहीं पूछते. फिर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी, एज सेकेंडरी सिक्योरिटी. ठीक है, तो कोलेट्रल इज सेकेंडरी, मतलब हमने बैंक से लोन लिया, बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन लिया. अब जो बैंक है वो सेटिस्फाई नहीं है और हम बैंक ने कहा कि बिल्डिंग तो ठीक है लेकिन रेट वेट डाउन हो गए तो हमें कुछ और भी सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए. देन कंपनी इशू डिबेंचर्स टू द बैंक. ठीक है, बिकॉज जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तो डिबेंचर होल्डर्स आर द फर्स्ट पर्सन जिनको रीपेमेंट मिलती है. ठीक है, फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दिस इज ऑल्सो अगेन सेम एज शेयर्स, बट हम यहाँ दोबारा करेंगे क्योंकि शेयर्स में आप लोगों के लिए एक रिवीजन हो जाएगी. ये अदर देन कैश में वही सेम कि कोई भी असेट परचेज करने के लिए, बिजनेस परचेज करने के लिए, अंडरराइटिंग कमीशन के लिए और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए. ठीक है ना. फिर यहाँ पे जो हमें टॉपिक और करना है, डिबेंचर्स हमारे, इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन. हमारी रिडेम्पशन की जितनी भी टर्म्स हैं, मतलब रीपेमेंट की जो भी टर्म है वो हमें इशू के समय ही डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है एंड उसके एडजस्टमेंट भी करने ज़रूरी है. बिकॉज डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, बट रिडेम्पशन कैन बी ओनली एट पार और एट प्रीमियम. तो ये जो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं इसकी एडजस्टमेंट भी हमें इशू के समय करनी ज़रूरी होती है. ठीक है, फिर हमें एक टॉपिक इसमें करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. डिबेंचर इंटरेस्ट की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं. ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमें इसमें करने हैं. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई बहुत बड़े नहीं हैं. ठीक है.
चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इंटरकनेक्टेड है। हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो फर्स्ट केस हो गया इशू एट पार, रिडीम एट पार। हमेशा दो एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक की, जिसमें हमें कितना पैसा आया है। सेकंड एंट्री होगी ट्रांसफ़र करने की। तो हमें जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होगी रिडेम्पशन से रिलेटेड, दैट इज़ ऑल इन सेकेंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, दो ही एंट्री होती हैं। जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया इफ़ नथिंग इज़ मैंशनड, तो जैसे कि शेयर की फेस वैल्यू हम 10 एज्यूम करते हैं, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 एज्यूम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारे पास आ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड तो जो भी डिबेंचर हैं X% डिबेंचर एप्लीकेशन। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारा पैसा एक साथ ही मंगा लिया। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितना भी पैसा था, मतलब 100 रुपये थे, वो पूरे एक साथ मंगा लिए, तो 100 रुपीज़ हमें आ गए। ठीक है, बाकी तो जो कॉल्स में होगा वो तो नॉर्मल है ही शेयर्स के जैसे। अभी हम वही कर रहे हैं कि सारा पैसा एक साथ मंगा लिया। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अब ऐसे ही X% डिबेंचर जितना हमने यहाँ क्रेडिट किया है उतना ही हमें डेबिट करना है। जितना ऊपर क्रेडिट किया है उतना ही डेबिट करना है, क्योंकि अकाउंट हमें साथ के साथ क्लोज करने हैं। डिबेंचर अकाउंट हो चाहे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो, कोई भी हो, ये सब पर्सनल नेचर अकाउंट होते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु गिव मनी। ठीक है, डेबिट टू X% डिबेंचर। हमारा कोई भी केस आ जाए, ये जो डिबेंचर अकाउंट है ये हमेशा ही फेस वैल्यू से होगा, कोई एक्सेप्शनल केस है ही नहीं। जैसे कि शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिट और क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू, इन द सेम मैनर डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट क्रेडिट ऑलवेज विद द फेस वैल्यू। कुछ भी एडजस्टमेंट करनी है उसके आगे पीछे कर देनी है। तो ये 100 हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब सेकेंड केस, issued at par, redeem at premium। मतलब 100 रुपये पे इशू किया और रिडीम किया सपोज 140 रुपीज़ पे। तो अब फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक टू अमाउंट, सोचो एंट्री तो चलो सही हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 100, क्योंकि हमें इशू एट पार है ना, इशू के समय तो हमें 100 ही मिला है ना बेटा। ये जो प्रीमियम है तो रिडम्पशन के समय है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री हमारी होगी सेम, ये जो क्रेडिट हुआ है इतने अमाउंट से तो डेबिट कर दो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बात ये है कि डिबेंचर्स भी हमारा फेस वैल्यू से होता है, तो ये भी 100 जाएगा। अब इस 40 रुपीज़ को एडजस्ट क्या करें, ये 40 रुपीज़ फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिबेंचर्स एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है प्रीमियम ऑन redemption of debentures account। ठीक है, सो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डेबिट में लिखेंगे लॉस ऑन इशू
ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि हमें 100 की जगह 140 देने हैं, हमें 40 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो दिस इज़ अ लॉस। तो ये आपका पर्सनल नेचर अकाउंट है, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम बैलेंस शीट में शो करेंगे तो दिस इज़ अ नॉन करंट लायबिलिटी एंड ऑन मैच्योरिटी ईयर, जब हमारा मैच्योरिटी ईयर में जाएगा तो बिल्कुल डिबेंचर्स के जैसे करंट लायबिलिटी। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज़ में भी ये अदर्स वाली ऑप्शन में आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में एक कॉलम होगा अदर, मतलब अदर लायबिलिटीज़। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ में भी एक कॉलम होगा अदर्स, मतलब अदर करंट लायबिलिटीज़, वहाँ जाएगा। तो ये पर्सनल नेचर अकाउंट है, ठीक है। लायबिलिटी है फर्म के लिए, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी एक तरह की, जबकि लॉस ऑन इशू नॉमिनल नेचर अकाउंट है। और हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस शुड बी रिटर्न ऑफ in the same year of issue। जिस साल आपने इशू किया है उसी साल आपको ये रिटर्न ऑफ करना है। कैसे रिटर्न ऑफ, मतलब अकाउंट को क्लोज करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर बैलेंस पड़ा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो उसको यूज़ कर लो, और नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो है ही, इससे हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। ये एंट्री आप तभी करोगे जब आपको बोला जाए कि इस राइटिंग ऑफ की एंट्री करो। इफ़ देयर इज़ नथिंग मेंशन्ड तो ये राइट ऑफ की एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि राइटिंग ऑफ की एंट्री एमसीक्यूज़ में भी आ जाती है, ये अलग से लिखा हुआ आ जाता है, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो दिस इज़ अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, दिस इज़ अ लॉस, ठीक है। तो इसको बैलेंस शीट में दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि जिस साल आपने डिबेंचर्स इशू किया उसी साल उसको अकाउंट को क्लोज भी कर दिया राइट ऑफ करके। समझ रहे हो? जो राइट ऑफ क्या डिवाइड कैसे किया अमाउंट को? डिवाइड नहीं, आप जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है पहले उसे पूरा यूटिलाइज कर लो। वो बच होने के बाद जब बच जाए तो प्रीमियम P&L में आओगे। डिवाइड करना ही नहीं है, पहले प्रीमियम जो, हाँ, जो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि तुमने पढ़ा है उसके स्पेसिफिक यूजेस हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पोर्शन? लिख लो, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। मतलब हमने 110 पे इशू किया और 140 पे रिडीम किया। यहाँ पर भी लॉस हमारा 40 माना जाएगा, क्योंकि हम लॉस हमेशा फेस वैल्यू से देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये 110 से होगी क्योंकि हमें इतना मिला है। और नेक्स्ट एंट्री X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 110, कितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो गया। लॉस ऑन इशू कितना होगा, फेस वैल्यू से देखोगे 40 होगा टू
X% डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा? सोचो सोचो क्या आएगा? बताओ अमाउंट कैसे आएंगे? वेरी गुड, ठीक है। अब केस 4 ट्राई करो एक बार। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, करके दिखाओ इसकी दोनों एंट्रीज 110 और 100। ये नोट डाउन करो और इसकी एंट्री करके दिखाओ। हो गई? बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? कितना? हाँ, सेकेंड एंट्री। हाँ बोलो। डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, X% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? 110 और फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट है। नहीं, और कोई? परफेक्ट। गेन कहाँ है? गेन कहाँ हो रहा है? 110 पे शुरू किए, डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आ गई, है ना? क्योंकि इशूड एट प्रीमियम है ना बच्चा। तो इसमें रिडीम का फेस वैल्यू, हाँ तो फेस वैल्यू कर दी ये रही। तो फिर इसकी जगह प्रॉफिट और रिडम्पशन को कर सकते हैं। क्यों आएगा? प्रॉफिट है ही नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम टर्म दी हुई है व्हेन इशूड एट प्रीमियम, उसके लिए उसके स्पेसिफिक यूजेस दिए हुए हैं आपको। आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो? हमने केस 2 में इसलिए किया था कि रिडीम एट प्रीमियम। हाँ भाई, तो इशूड एट प्रीमियम है। इशूड एट प्रीमियम तो शेयर्स हो चाहे डिबेंचर से सिक्योरिटीज प्रीमियम ही आएगा, ठीक है। केस 5, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। हमने 95 पे इशू किया, 100 पे किया रिडीम। बताओ फर्स्ट एंट्री, ये तो एंट्री हट जानी चाहिए अब तक। अमाउंट $95, परफेक्ट। सेकेंड एंट्री X% डिबेंचर, सोचो कितना आसान है नंबर स्कोर करना। पहली एंट्री में तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए। सेकेंड एंट्री में भी डेबिट में ये फिगर तो हमें पक्का ही पता है आएगी।
तो इसमें भी नहीं कटने चाहिए कि जितना ऊपर लिखा उतना नीचे। एक और अमाउंट है 2 डिबेंचर्स, ये भी पक्की बात पता है कि आएगा ही आएगा फेस वैल्यू से, तो इसमें भी नंबर नहीं कटने चाहिए। तो अगर 2 नंबर की एंट्री है तो 1 नंबर ये तो लेना आसान है, इसमें भी आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, तो 2 में से 1.5 नंबर तो कितना आसान है ना लेना, है ना। बात सारी खेल आधे नंबर पे चल रही है। अब लो आधा नंबर कैसे लोगे, 5 का डिस्काउंट है तो आपने उसे लिखा डिस्काउंट, या उसकी जगह आप लॉस भी लिख सकते हो, जो हमने प्रीमियम के कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस लिखा था ना डेबिट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, समझे। अब आखिरी केस करते हैं, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। 95 पे इशू किया, 140 पे रिडीम। सेम होगी, बस क्रेडिट में प्रीमियम आ जाएगा। जी, तो फर्स्ट एंट्री 1 नंबर तो इसमें मिल गया, सेकेंड एंट्री X% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95, है ना। 2 X% डिबेंचर 100, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 40। टोटल लॉस कितना हो गया, एक तो डिस्काउंट वाला लॉस 5 रुपए का और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो टोटल लॉस हो गया 6 केसेस हो गए क्लियर, समझ में आया। प्रैक्टिस, यही 6 एंट्रीज है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इनमें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा एक साथ ना मंगा के एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग मंगा लेंगे, तो हमेशा हमें अलॉटमेंट के साथ ही सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। जो भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, लॉस ऑन इशू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, व्हाटसोएवर, ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल की बात आ जाती है तो जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे, जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, थर्ड एंट्री जो हमारी होती है ना, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम बिल्कुल वही शेयर्स वाला हाल है कि अगर हमें मेंशन है कि एप्लीकेशन के साथ इतना प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ इतना प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल के साथ इतना प्रीमियम है, तो जिसके साथ जितना प्रीमियम मेंशन है क्वेश्चन में उतना उतना प्रीमियम से कर देंगे, तो देयर इज नथिंग डिफरेंट। ठीक है, समझ में आया। चलो नोट करो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.